हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का जो उद्देश्य है वह एकमात्र यही उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई हो या फिर आप किसी अन्य स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे हो या फिर कहा जाए तो आप किसी ओपन बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे एक बेहतर मार्गदर्शन, एक बेहतर लेक्चर और साथ में आपको बेहतर नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको यहाँ पे एक अच्छा गाइडेंस दी जाएगी, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आप अपनी सफलता की ओर पहुँच सकें, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वैसे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण में ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रेस में ले लेते हैं, खासकर वैसे बच्चों को हम अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने इस चैनल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए। एक बार इस चैनल से जुड़ कर देखिए, एक बार इस चैनल पे आप विजिट कर देखिए, फिर देखिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम कितना बेहतर होने वाला है। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। इससे पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा अच्छे से हम लोग पढ़े हैं और भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, पुराने लेक्चर को देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद तुरंत हम क्या किए कि हम तुरंत भारत में राष्ट्रवाद ले लिए। वो इसलिए ले लिए क्योंकि सेम चीज़ पढ़ना था आपको, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है उसमें हम लोग समझे थे, इसलिए हम सोचे कि पहले भारत का राष्ट्रवाद लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पहले लेक्चर को देख सकते हैं जाकर, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा। प्लेलिस्ट में सारा बन दिया गया है, सब कुछ अलग अलग चैप्टर वाइज और ये कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है, जिसमें आपको सिविक्स जो है वह पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, एक एक चैप्टर कंप्लीट किया गया है, ज्योग्राफी सारा चैप्टर कंप्लीट किया गया है, हिस्ट्री का क्लास चल रहा है अभी, आपको इकोनॉमिक्स का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज समझते हैं समाजवाद और साम्यवाद। क्या है समाजवाद, थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक बेहतर नोट्स के साथ क्या करते हैं, एकदम ऐसा शब्द के साथ आपको समझाते हैं ताकि आपको किसी भी पुस्तक का कोई ज़रूरत ना हो, मेरा यह मानना है। समझते हैं, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, क्या बोल रहा है, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक हितों को प्राथमिक दी जाती है ताकि समाज के सभी वर्ग क्या हो, उनके परिश्रम का उचित फल मिल सके। बात को समझें, समझ गए होंगे, इतना आसान लिखा हुआ है कि समझ गए होंगे, लेकिन हम एक बार आपको फिर से समझाते हैं। क्या कह रहा है कि समाज एक ऐसी व्यवस्था है को कहते हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक हितों को, मतलब जो समाज कौन होता है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ का लोग, वहाँ का वातावरण, वो समाज हुआ ना, ठीक है। तो उस समाज में जो हो रहा है, इस समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी नागरिकों को क्या हो, प्राथमिकता मिले, मतलब उनको मान्यता मिले, तथा समाज में सभी वर्गों को क्या हो, उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिल सके। मान कर चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कोई परिश्रम कर रहे हैं, जैसे कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई रिक्शा चालक है, कोई ऑटो चालक है, कोई भी है, ठीक है,
तो ऐसा नहीं हो कि इन सभी के साथ क्या हो, दुर्व्यवहार किया जाए। इनका मान कर चलिए रिक्शा वाले के साथ हम गए कहीं और इनका हो रहा है भाड़ा 20 रुपया, हम देंगे 10 रुपया, तो ये नहीं, ये दुर्व्यवहार हुआ, ये बेगारी होगा। ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार हो। कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में कोई भी नागरिक हो लेकिन उनको समान से जीने का सभी का अधिकार है, अपने हकों की लड़ाई सबको लड़ने का अधिकार है और उनके द्वारा किए गए कार्य के उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए। ये सब कुछ समाजवाद में हमें दिखाता है, सिखाता है। हम लोग पूरा चैप्टर में यही सब सीखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए समाजवाद क्या है तो आप आसान शब्दों में इसे बताएंगे। ठीक है, परिभाषा पे कंसंट्रेट बनाए रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परिभाषा। अगर आपको परिभाषा पे कमांड है तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। ये सिर्फ मैं नहीं, आप किसी भी से आप किसी टीचर से आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो समाजवाद और समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति। अब है कि समाजवाद जो शब्द है, जैसे हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़े थे तो अर्थव्यवस्था जो शब्द था, हम लोग जब सिविक्स पढ़े थे तो उसमें सिविक्स में हम लोग देखे थे कुछ ऐसे लोकतंत्र था, ये सब कुछ शब्द थे। तो इन सब शब्द का क्या होता है, कभी तो कभी किसी न किसी मन में आता ही है, किसी न किसी व्यक्ति के विचार में अवश्य आता है, या अचानक तो ऐसे शब्द नहीं आ जाते हैं। तो इस शब्दों का हम उत्पत्ति को समझेंगे, कहाँ से इसका विकास हुआ है। पर चलिए, जिस समय श्रमिक जगत का मतलब होता है क्या, परिश्रमी लोग, जो मतलब कह सकते हैं हम लोग जो थोड़ा मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे किसान वगैरह, ये सब जो छोटे छोटे लोग हैं, आर्थिक दुर्दशा थी और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था। क्या कह रहा है, जिस समय श्रमिक लोग क्या कर रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा था, तो आर्थिक दुर्दशा मतलब वो आर्थिक रूप से क्या थे, उनके साथ शोषण हो रहा था और सामाजिक पतन की स्थिति पे गुजर रहे थे। उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों ने मिला। ठीक है, कहा जा रहा है कि क्या कि जब उनका पतन होने वाला था, जब उनका बहुत ही बुरा स्थिति चल रहा था, उसी समय कुछ राष्ट्रभक्त मिले उनको, जो विचारक और लेखक का कार्य करते थे। उन्होंने मार्गदर्शन किया और ये चिंतन समाजवादी कहलाने लगा। यह क्या कहने लगे, समाजवादी कहलाने लगे, सोशलिस्ट। इन महान विचारक में कौन कौन थे, तो सेंट साइमन, यहाँ पे नाम देखिएगा बच्चे, सेंट साइमन, फोरियट, लुई बल्बा, और क्या थे, तो रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, ये कुछ प्रमुख क्या थे, तो विचारक थे। ठीक है, इन सभी विचारक के बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। श्रमिकों ने धीरे धीरे अपने को श्रमिक संघों के रूप में संगठित किया, एक संघ बनाया, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, उसमें सब क्या है, जितने भी इस तबके के लोग थे, श्रमिक तबके के जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक संगठन, एक ग्रुप बनाया। देखिए यहाँ इमेज के माध्यम से समझाया जा रहा है। इमेज कहते हैं ना कि इमेज बहुत कुछ कहता है। अगर आप समझना चाहें तो यह इमेज आपको, यह फोटो आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहा होगा। क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, समझाते हैं आपको। देखिए नीचे में क्या है, नीचे में श्रमिक लोग हैं। ठीक है, थोड़ा मिडिल क्लास के लोग हैं। ऊपर में क्या है, ऊपर में देख रहे हैं सब सूट वूट पहने हुए हैं, तो मतलब हो सकता है कि अच्छे लोग ही होंगे। तो यह क्या है, पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, और यहाँ मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़ा श्रमिक लोग हैं। इन पे क्या किया जा रहा है, शोषण का दृश्य देखिए, इन पे शोषण किस प्रकार से किया जा रहा है। इनके ऊपर क्या किया जा रहा है, देखिए, देख रहे हैं ना, सभी ऊपर में हैं और उन पे क्या कर रहे हैं, दबे हुए हैं नीचे में। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। आप समझ सकते हैं इस दृश्य के माध्यम से कि इनके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा होगा। ये दृश्य समझाने के लिए है। अतः 1819 में सरकार को भी मजबूर होकर मजदूरों की स्थिति सुधार के लिए फैक्ट्री एक्ट पास करना पड़ा। कौन सा एक्ट बाबू, फैक्ट्री एक्ट। कब हुआ, तो 1819 ईस्वी में, याद रखिएगा। मजदूरों ने अपने मांगों की सूची
चार्टर, जिसे चार्टर कहते हैं, तो सूची, अगर मान के चलिए आप किसी को कोई सूची दे रहे हैं, मतलब एक लिस्ट दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो एक आपने लिस्ट बना है, इसको चार्टर कहा जाता है। ठीक है, चार्टर कह सकते हैं, सूची कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसी से क्या हुआ, तो इसी से चार्टिस्ट आंदोलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो चार्टिस्ट आंदोलन। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दें, हम सारे लेक्चर में बोलते हैं कि हमारा जो भी बोलेगा, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं और जो भी चीज़ लिखा हुआ है मेरा नोट्स में, आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिएगा। इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं एमसीक्यू क्या होते हैं? एमसीक्यू कहीं आसमान से नहीं आते हैं, आपके जो टॉपिक है आपका उसी के बीच से आता है। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे बस कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं, टॉपिक पे कमांड नहीं होता है, यहीं पे फंस जाते हैं। अगर अब एक एक शब्दों पे कमांड रखिएगा, फिर किसका हिम्मत है कि आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपका गलत हो जाए? नहीं होता है ऐसा। तो प्लीज़ आप लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें। यह आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। कौन सा आंदोलन बाबू? तो चार्टिस्ट आंदोलन। चलिए आगे हम लोग देखें, तो आगे है चार्टिस्ट आंदोलन की 4 प्रमुख मांगे जो निम्न हैं। चलिए, चार्टिस्ट का मतलब हम आपको बताया था ना, चार्ट दिया गया था, मतलब लिस्ट दिया गया था। तो इस लिस्ट में कुछ 4 प्रमुख जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले था सभी पुरुषों को मताधिकार मिले। मताधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग लोकतंत्र में पढ़े थे, सिविक्स में पूरा चैप्टर, पूरा बुक में हम लोग समझे थे मताधिकार का, वोटिंग का राइट्स हम लोग समझे थे। ठीक है, तो मताधिकार क्या होता है? वोट देना, वोट देने का अधिकार। यह एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और इससे क्या होता है, आम जनता के पास शक्ति होती है, आम जनता के पास अपना एक अधिकार होता है कि वह क्या करे, वह एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुने जो उनका भला कर सके, जो उनके समाज का विकास कर सके। ठीक है, दूसरा था संसद का वार्षिक निर्वाचन हो। ठीक है, संसद जो था, संसद होते हैं ना, आपके सभी देशों में होते हैं, आपके देश में भी संसद है। ठीक है, तो संसद का जो होता है उसका वार्षिक निर्वाचन होने की बात कही जा रही है। मतदान गुप्त रूप से हो। मतदान जो हो रहा है, मतदान क्या होता है, जो वोटिंग हो रही है वह गुप्त रूप से हो, मतलब बिना किसी को बताए सब अपने अपने क्या करें, अधिकार का प्रयोग करें। यह नहीं कि हम इसको वोट किए हैं, हम उसको वोट किए हैं, तो यह मतदान माना नहीं जाएगा। मतदान गुप्त होना चाहिए। संसद सदस्य होने के लिए संपत्ति को आधार ना माना जाए। अब क्या कहा जा रहा है कि जो संसद का जो सदस्य होगा उसके लिए क्या एक नियम लाया गया कि अगर संसद का आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए संपत्ति आधार नहीं होना चाहिए। पहले क्या था कि संसद का सदस्य वही बन सकते थे जिनका अधिक बोलबाला था उस देश में। ठीक है, तो यही मांग की जा रही है। उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो आगे है हमारा आरंभिक समाजवादी। समाजवादी का आरंभ कैसे हुआ, थोड़ा इसका पृष्ठभूमि के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक की बात कर रहे हैं बाबू कि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो समाजवाद को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो पहला है मार्क्स के पूर्व समाजवाद तथा मार्क्स के पश्चात समाजवाद। अब ये क्या है, बोल रहा है कि मार्क्स से पूर्व और मार्क्स के पहले। तो मार्क्स एक विचारक थे, कार्ल मार्क्स, आप अभी पढ़ेंगे उनके बारे में। तो कार्ल मार्क्स ने एक मार्क्सवादी विचारधारा दी थी। तो यही कह रहा है कि मार्क्स के पूर्व मतलब पहले और मार्क्स के बाद एक विचारधारा है, उनको हम लोग समझते हैं, वह है यूटोपीय समाजवादी। ठीक है, क्या है बाबू? यूटोपीय समाजवादी। प्रथम यूटोपीय समाजवादी एक फ्रांसीसी सेंट साइमन था। कौन था बाबू? फ्रांसीसी सेंट साइमन। अभी इनके बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, कहाँ पे पढ़े हम लोग, देखिए सेंट साइमन पढ़े ना, इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन सभी विचार, जितने भी यहाँ पे महान विचारक हैं ना, इन सभी की हम लोग एक एक करके समझेंगे, इनके बारे में, इनका विचार का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यही पे करा है कि प्रथम यूटोपीय समाजवादी एक फ्रांसीसी सेंट साइमन था,
जो फ्रांस का रहने वाला था, उसने समाजवादी विचारधारा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उसने कहा कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्यों के अनुसार क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। उसने क्या कहा, जो फ्रांसीसी सेठ साइमन था उसने क्या कहा, उसने यह कहा इस यूटोपीय समाजवादी में उसका विचार यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उसके क्षमता के अनुसार तथा उसके प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार तथा उसके कार्य के अनुसार क्या मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको आय मिलना चाहिए। इसका बात ही कर रहा है और अच्छा बात कर रहा है। जिसका जितना क्षमता होगा उतना मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि एक श्रमिक वर्ग मतलब एक रिक्शा चालक जो है उनको 10 रुपया दिया जाए तो एक डॉक्टर है उनको भी 10 रुपया दिया जाए, यह भी गलत हो सकता है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ कि श्रमिक के जितने भी जो भी श्रमिक होंगे उनकी क्षमता के अनुसार उनका आय तय किया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात हम लोग किए, जो समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। फ्रांस से बाहर इंग्लैंड में आदर्शवादी समाजवाद का जनक विख्यात उद्योगपति रॉबर्ट ओवन थे। देखिए क्या कर रहा है, एक हम लोग कहाँ पे देखें, एक दो विचार का हम लोग बात कर चुके हैं, याद रखिएगा यहाँ पे गड़बड़ाता है बच्चा अधिकतर। एक है यूटोपीय समाजवाद, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसके प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रांसीसी सेठ साइमन ने। कोई समस्या। दूसरा विचार आता है फिर से इंग्लैंड में, जो है आदर्शवादी। यह क्या करता है, आदर्शवादी का बात करता है। ठीक है, आदर्शवादी समाजवाद का उत्पत्ति तथा जनक किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवन ने किया था। अब इनके बारे में समझते हैं। रॉबर्ट ओवन देखिए यही है। 1777 से 1758 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक न्यू लुनार्क नामक एक क्या था स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो स्कॉटलैंड में न्यूलर्क नामक एक स्थान पे क्या की गई थी, तो फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छे वेतन सुविधा प्रदान की तथा उनका कहना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। और इनका कथन भी हम समझ सकते हैं कि एक वास्तविक में अच्छा कथन हमको लग रहा है, क्योंकि मानकर चलिए अगर आप कहीं पे आप किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस बिजनेस में जो लोग लगे हुए रहेंगे, जितने भी आप उस बिजनेस में आप आदमी को लगाते हैं, जितने भी श्रमिक को लगाते हैं, अगर उस बिजनेस में लगे हुए श्रमिक को आप अच्छा वेतन नहीं देते हैं तो क्या वह संतुष्ट रहेंगे, नहीं रहेंगे। संतुष्ट नहीं रहेंगे तो फिर आपका बिजनेस क्या है, बैठ जाएगा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। क्या गलत बोल रहे हैं हम? तो इनका कहना भी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि उचित है। आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे है साम्यवाद। क्या है बाबू, साम्यवाद, कम्युनिज्म। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अभी हम आपको बताए हैं 1818 से 1883 ईस्वी के बीच कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ। यहूदी परिवार से थे। ठीक है, मार्क्स ने नोबल विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। विधि का मतलब वकालत किए, लॉ किए। ठीक है, कानून की जानकारी उन्हें थी। उसके बाद 1836 ईस्वी में वे वेल विश्वविद्यालय चले आए, पर रूसो, मॉन्टेक्यू एवं हीगेल की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। यह कुछ महत्वपूर्ण विचारक थे, कुछ बहुत कह सकते हैं बड़े विचारक थे। रूसो, मॉन्टेक्यू, हीगेल, ये बहुत बड़े विचारक थे जिनका प्रभाव किन पे पड़ा, तो कार्ल मार्क्स पे पड़ा। ठीक है, 1843 ईस्वी के अंत में कार्ल मार्क्स वर्निंग छोड़कर पेरिस आ गए, जहां उसकी भेंट
फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ हुई तथा 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया। कब किया बाबू? तो 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने समाजवादी घोषणा पत्र का क्या किया? प्रकाशन किया। ठीक है, जिसके आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। जो हम लोग वर्तमान में समाजवाद देख रहे हैं ना, आपको समाजवाद अभी कहाँ दिखेगा? चाइना में दिखेगा, ठीक है, चाइना में दिखेगा, जापान में दिखेगा, ऐसे कुछ देश हैं। तो बात की जा रही है, हम लोग इसके बारे में हम लोग समझे थे सिविक्स में, ठीक है। तो बात की जा रही है जो समाजवाद विचारधारा को मानने वाला कुछ देश हैं उनके बारे में। तो यह क्या हुआ? आधुनिक समाजवाद का जनक माना गया। कौन? समाजवादी विचारधारा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1867 ईस्वी में मार्क्स ने क्या किया? तो दास कैपिटल नामक एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अगर आपको टाइम मिले कभी तो यह पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। दास कैपिटल, इसमें दर्द बताया गया है, वो सब चीज़ बताए गए हैं। ठीक है, इसे साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, साम्यवादी का क्या कहा जाता है? बाइबल, ग्रंथ कहा जाता है। समाजवादी जो विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवादी विचार को जो देश मानते हैं, उन्हें के लिए क्या है? यह बाइबल का काम करता है, ग्रंथ का काम करता है। ठीक है, 1883 ईस्वी में मार्क्स की मृत्यु हो गई। क्या हो गया बाबू? 1883 ईस्वी में मार्क्स की मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे की हम लोग घटना देखेंगे कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में है, यही कार्ल मार्क्स है। इनके बारे में हम लोग कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए थोड़ा क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा हम लॉन्ग क्लास नहीं लेते हैं। चीज़ को समझिए, थोड़ा अलग अलग पार्ट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें क्या है? टारगेट हमारा क्या है? बेहतर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अपना टारगेट यही है। ठीक है, पार्ट ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को अपने अंत करते हैं। हाँ, अभी तक आप लोग किसी को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब शेयर कर दीजिए। देखिए, इतना बेहतर तरीक़ा से आपको नोट्स नहीं मिलेगा, पूरा गारंटी मैं कह रहा हूँ। इतना बेस्ट नोट्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो नहीं मिलेगा। हाँ, आगे की यार पढ़ाई कर रहे हैं तो मिल सकता है, अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कोई इतना मेहनत नहीं करता है। हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतना सोच रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा इस चैनल के लिए आप भी संघर्ष करें, इस चैनल को आगे बढ़ने में आप थोड़ा सहयोग करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि वे बच्चे भी पढ़ सके जिनको इसके बारे में पता नहीं है, या फिर वो कहीं कोचिंग क्लास नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए यह कहीं ना कहीं एक वरदान होगा। ठीक है, हाँ, आप लोग जो इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक जो कुछ यूज करते हैं, प्लीज़ आप लोग वहाँ शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि यहाँ आपको डेली क्लासेस मिलता रहे। सुबह 10 बजे आपको हिस्ट्री का क्लास मिलता है और 4 बजे आपको इकोनॉमिक्स का क्लास मिलता है। हम फिर से बता दें, सिविक्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ज्योग्राफी आपका भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस 2-3 चैप्टर बचा हुआ है आपको इकोनॉमिक्स में, और कुछ चैप्टर बचा हुआ है आपको हिस्ट्री में। इसको भी हम 1 वीक में लगभग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे विस्तार से मिलेगा। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर का आपको क्या मिलेगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे आपको, और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग दोनों मिलेंगे, ताकि आपको यह भी बताया जाए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में कैसा आंसर हमको लिखने हैं और कैसा नहीं लिखना है। तो एक बेहतर मार्गदर्शन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर रखें। आने वाले भविष्य में आपके लिए एक बहुत ज़्यादा यह लाभदायक होगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को आज विराम करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग आगे समझेंगे।
तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।